अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे काजी फ़ायद ईसा के केस के कॉन्टेक्स्ट में मुराद सरीना ईसा साहबा के हवाले से है कि उस पर बात नहीं हुई। काफ़ी आप लोगों की इनपुट सी कि लेटेस्ट क्या है उसका हवाले से। एक तो मैं बताता चलूँ, अभी जजमेंट तफसीली फ़ैसला रिव्यू का आया नहीं है। जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो चुके हैं, अब तफसीली वजूहात आनी है, वो वेट कर रहे हैं। हम आप और हम सभी वेट कर रहे हैं। लेकिन एक साथ आप लोगों ने एक चीज़ शेयर की, वो मैंने कहा मैं आपके सामने पढ़ दूँ, तस्वीर नहीं मैं लगा रहा। साथ पाकिस्तान के अदलिया में 3 ही ऐसे नाम हैं जिनको इंतहाई दयानतदार और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले देने वाले जज कहा जा सकता है, जिनमें एक ईसाई जस्टिस कॉलिनियस, दूसरा जस्टिस हिंदू राना जो हैं भगवान दास, तीसरा जस्टिस दुराब पटेल हैं। ये आपके सामने वैसे रखा है, मकसद ये नहीं है। आज मैं एक और ज़िक्र जो ख़ास तौर पर आया और मैंने कहा वो भी मैं आपके सामने रख दूं, और वो भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना जी। कुरान मजीद में इंसाफ और अदल के कॉन्टेक्स्ट में जो ख़ास बात की गई है ना, इस्लाम में अदल और सब के लिए मसावी, ए ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो। ब्रैकेट में उसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। कितना ज़बरदस्त राइडर लगाया हुआ है यहाँ पर। और अगर कोई अमीर है या फ़कीर तो अल्लाह उनका खैर ख्वाह है, तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को ना छोड़ देना। अगर तुम पेचीदार शहादत दोगे या शहादत से ब्रैकेट में बचना चाहोगे तो ब्रैकेट में रख लो, जान रखो अल्लाह तुम्हारे सम कामों से वाकिफ़ है। अगली बात आपके सामने रखनी है, अल्लाह इंसाफ करना है कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अब ये आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप तक पोजीशन सारी जो मेरे तक मटेरियल आया है वो मैं आप तक रख दूं, जो चीज़ें सामने आई हैं। और ब्रैकेट में हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म ब्रैकेट में अल्लाह ने नाज़िल फरमाया उसके मुताबिक उसमें फ़ैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना, और उनसे बचते रहना कि किसी के हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाज़िल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका दें। अगर ये ना माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बास गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाज़िल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं। ये मंशूर कुरान है, अल्फाज के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने मैंने रख दिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को चीज़ें मेरे सामने आई, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई आसान और सोहल इंसाफ आपकी खसूसियात थी। यहाँ किसी किस्म की रिश्वत, सिफारिश, झूठ गोई, जानबदारी और बेईमानी का तस्वर ही न था। खुद खलीफा वक्त भी अदालत के रूबरू पेश होकर जवाब देने का पाबंद था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। फिर एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दूसरी जो बात है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, अल्लाह की कसम अगर दजला के दूर दराज इलाके में भी किसी खच्चर को राह चलते ठोकर लग गई तो मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल ना कर दे, है उमर तूने तो वो रास्ता ठीक क्यों नहीं करवाया था। इसी तरह मुश्क तोलने से इनकार के हवाले से, यानी कि वो उसकी खुशबू से और एहतियात की, नाक बंद फरमा ली और इरशाद फरमाया कि मुश्क का नफ़ा तो खुशबू ही सूंघना है। ये मैंने आपके सामने पढ़ने का मकसद है जो आप लोगों की डिमांड थी। और मिसेस सरीना ईसा ने एक और ख़त लिख दिया, ओपन लेटर 11 मई को जनाब अनवर मंसूर खान साहब को। 2 सफ़ों का लेटर है, उसके कुछ पॉइंट्स मेरे सामने। एक तो वो जिक्र करती है, मिस्टर खान, यू एंड योर टीम कास्ट असाइड माई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी एंड स्टूप टू क्लैंडस्टाइनली gathered information, illegally accused my records maintained by Nadra, dishonestly obtained my passport and travel particulars from FIA, violated bank secrecy laws and discarded income tax confidential laws। यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा,
बाकी सारों को सामने रख के वो 40 सालों का जिक्र कर रही है, मैंने हिसाब रखा। फिर वो सवाल उठा रही हैं अनवर मंसूर साहब के ऊपर, आप अपना दे। अभी आपसे हिसाब पूछा जा रहा है, जब उनसे आए उनको नोटिस दें, उनको कहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो पूछ लेंगे उनसे। अब अगली जो मज़ेदार बात है ना एंड के अंदर, यू से दैट यू हैव ए कॉपी ऑफ FBR's कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, a report which I repeatedly requested him for, but which he never provided, and which neither my husband nor I have read. The chairman was not a party nor filed his report in court. So how did you get it? Was the report prepared as Plan B? Referring the report confirms that you are part of yet another conspiracy, the roots of which your own disclosure has unveiled. यानी डरने की क्या बात है, खौफ या परेशानी की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सीधा सा मामला है और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो। हाँ, वो मेरे पास है जी, मैं बता देता हूँ आपको, अभी आपके सामने मैं रख देता हूँ और आप हैरान रहेंगे। वो रिपोर्ट है 100 तकरीबन CMA में बता देता हूँ। CMA का नंबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि उस CMA का नंबर क्या है। 4824 ऑफ 2021 है। इन CRP नंबर 296 ऑफ 220 इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 17, ये बाकायदा सुहेल महमूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दायर फाइल की है। इसके साथ 164 सफ़ों का ऑर्डर लगा हुआ है जो जुल्फ़कार अहमद कमीशनर, जिसके बारे में बहुत ज़िक्र करती रही हैं। 168 सफ़ों की टोटल CMA है। बैकग्राउंड पे 168 सफ़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, लेकिन चलते भी रहें तो फिर मेरी तस्वीर नज़र नहीं आ सकेगी आपको। तो मैं कोशिश करूँगा सिर्फ रेलेवेंट पेजेस आपको, पहले शुरू के पेजेस और बाद के पेजेस, ख़ास तौर पर जो टैक्स का रिकॉर्ड स्टार्ट होता है 164 सफ़ों में से, वो 153 से लेकर 164 तक वो बैकग्राउंड पे साथ चल जाए ताकि आप क्लैरिटी के साथ देख लें। अब मैं वो आपके सामने चीज़ें रखना चाहता हूँ जो बड़ी मज़ेदार बात है और रेलेवेंट पोर्शन भी मैं पढ़ देता हूँ। 153 सफ़े के ऊपर तीनों प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है। 2004 में जो ली गई, 2013 में जो ख़रीदी गई और जो 2013 में दूसरी ख़रीदी गई। इन्वेस्टमेंट 100% क्लेम किया उन्होंने। पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 2004 में थी 2,40,41,320, दूसरी 4,22,76,600, तीसरी 3,83,62,100। टोटल की जो है ना, जो शो की है उन्होंने, वो 10,46,80,020। अब इसमें अगले पैरे में जिक्र कर रहे हैं कि सेक्शन 122(9) का और सेक्शन 111(1)(b) का नोटिस जारी किया गया कि आपकी असेसमेंट अमेंड क्यों ना कर दी जाए 122(1) और 122(5) के तहत। और द डिफेंस पुट फोर्थ बाय टैक्स पेयर टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड परचेज ऑफ 3 ऑफशोर प्रॉपर्टीज हैज़ बीन कंसिडर्ड एंड नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री फॉर द फॉलोइंग रीज़न। काबिल एतमाद नहीं, माना नहीं उनको। और रीज़न क्या दिए गए, एज कम्युनिकेटेड वाइड पैरा 8 ऑफ शोकाज नोटिस 30 जुलाई 2020। ये 19 जून के फैसले के बाद की बात है जब FBR को भिजवाया गया। टोटल टैक्स लेजिटिमेट सोर्सेज अवेलेबल with the taxpayer till 30th June 2012 as per her own declaration worked out at ₹93 लाख। जरा ध्यान से सुनिएगा, 10 करोड़ की बात हो रही है। 93,75,931 रुपए। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 के सालों का लिखा है। पहले साल में 9,99,266, दूसरे में 21,44,183, फिर इसी तरह करके टोटल 93,75,931 ये 5 सालों में जो आमदन डिक्लेयर की है। ये जिक्र किया हुआ सारा पेज नंबर 154 के ऊपर है उस ऑर्डर के। हम इससे आगे चलते हैं और ये टैक्स ईयर 2013 तक। हाँ, अगला जो बात रह गई आपके सामने, दी अबव टैक्स लेजिटिमेट सोर्सेज हैव बीन कंज्यूम्ड एंड अकाउंटेड फॉर द टैक्स पेयर इन द वेल्थ स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर टैक्स ईयर 2013। सो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। 2013 में जो पैसे भी बनाए ना,
2013 में ये सारे खत्म हो गए। ये मैं ऑर्डर में जो मैं समझ पा रहा हूँ, गलती होगी तो माफी दे दीजिएगा साथ। टैक्स ईयर 2013 में कहा कि नो सपोर्टिंग डिटेल एविडेंस इन दिस रिगार्ड हैज बीन प्रोवाइडेड सबमिटेड टिल डेट, कोई नहीं दी गई। और ये भी था, और टैक्स जो है ना एसएससी है वो 114(6) और 116(3) के साथ रिवाइज कर सकता है वेल्थ स्टेटमेंट को। टैक्स ईयर 2018 हैज नेवर बीन डिक्लेयर इन द वेल्थ स्टेटमेंट ई फाइल फॉर टैक्स ईयर 2012 और 2013 में बिल्कुल कोई प्रॉपर्टीज डिक्लेयर ही नहीं की गई है। हैज नॉट शोन द पेमेंट ऑफ एनी प्रोविजनल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और रिलेटेड चार्जेस, बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया कि अगर एग्रीकल्चर आमदन थी। मैं वही बता रहा हूं आपके सामने। टैक्स पेयर एंजॉयज नो इम्यूनिटी विद रिगार्ड टू फॉरेन फॉरेन, अब ये जरा बड़ा क्लियर, मैं फिर लफ्ज पढ़ने लगा हूं। एज स्टेटेड अफोरसेड द टैक्स पेयर एंजॉयज नो इम्यूनिटी, कोई इस्तिस्ना नहीं है with regard to her foreign currency bank account in view of provision of section 5(1) of Protection of Economic Reform Act 1990, जो कह रहे हैं ना कि एग्जम्पशन है, यानी वो जो पैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर पड़े हैं उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992, ये सफा नंबर 156 है, उसके अंदर लिखा है। और अगली जो बात है, The taxpayer provided a reply dated 9 July 2020, provided a certificate dated 6/12/2009 issued by Standard Chartered Trade Certificate by way on exhibition of sources of investment के 3-4 प्रॉपर्टीज के हवाले से जो जिक्र किया है। अब उसमें ज़रा सुन लीजिएगा। नोटिस 176 का भेजा इनकम टैक्स ऑफिसर ने, और बैंक ने फिर बताया 7,37,503 पाउंड और $17,966 was remitted ड्यूरिंग टैक्स ईयर। सुनिएगा, एक साल में नहीं है, 2003 से 2013 में ये सारी रकम भेजी गई है। However, as per the documentary evidence available on record, almost all transactions are carried out by the taxpayer under her own signature, carried a purpose of remittance। किस पर्पस के लिए? Other than purchase of the under investigation offshore properties such as children education and other maintenance etc। अब आगे जिक्र करते हैं। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन एट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पैरा 122 जजमेंट डेटेड 20 अप्रैल 2017 PLD सुप्रीम कोर्ट 265 हैज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेसिफिकली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट फैक्ट इज अपॉन इट। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पर पूछा गया कि कहाँ से आए, बर्डन उन पे था, बर्डन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और 158 पेज के ऊपर द टैक्स पेयर इन दिस केस हैज नॉट बीन एबल टू गिव एनी ट्रेल और लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ सोर्सेज थ्रू विच द फॉलोइंग एसेट्स वर क्रिएटेड। वो जो 3 ऑफशोर प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, द डिपॉजिट विच वर मेड इन द फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट मेंटेन इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द 3 ऑफशोर प्रॉपर्टीज इन लंदन, कोई सबूत नहीं दे सके कि वो कहां से कैसे खरीदी गई। 159 पेज के अंदर है कि पैरा 12 शो का नोटिस 30 जुलाई 2020 में नथिंग हैज बीन ब्रॉट इन रिकॉर्ड टू सब्सटेंशिएट द सोर्स ऑफ रिमिटेड आउट फॉरेन एक्सचेंज ग्रेट 7 लाख जो यूरो पाउंड है 7,37,503 और US डॉलर 17,966 थ्रू विच एनी ऑफ द अमाउंट्स वर अर्न बाय द टैक्स पेयर। किस तरह कमाए गए? On the other hand, these amounts constitute an unexplained expenditure incurred abroad on account of children education and living expense which warrants action under the ordinance separately। यानी जो अब जो अगली नई चीज बताने लगा हूं आपके लिए, बड़ी आसान चीज है कि वो जो बच्चों के खर्चे थे, अगर ये पैसे प्रॉपर्टी में लगा दिए तो उसकी अलहदा होनी है इन्वेस्टिगेशन कि बच्चे वहां वैसे तो नहीं पढ़ रहे थे, वो जो पैसा आ रहा था खर्चा रहने देने का, वो सारी चीजें ये सारी थी। अब एडेंडम फाइल किया गया, फिर एक और अकाउंट बरामद हो गया यहां से 02270747100306 MCB क्लिफ्टन ब्रांच कराची में, जो उनके हस्बैंड के नाम पर भी ज्वाइंट था। दिस एस्पेक्ट ऑफ द केस कमिंग इनटू लाइट डज नॉट हैव एनी बेयरिंग ऑन दी इसबा, और इसके लिए इफ एनी शैल बी टेकन सेपरेटली, अलहदा से देखा जाएगा, ये नहीं कहा खत्म कर दिए। और उसके बाद टैक्स ईयर 2018 को अमेंड करके जो 39 जो अमाउंट सारी दी थी उस पे 10,46,80,020 का 3,58,57,507 और 3 करोड़ टैक्स जो बना, टोटल 64,34,057। इस तरह जो टैक्स जमा कराया था 3,58,57,507।
ये है वो सारी चीज़ें, ये हैं वो सबूत या ये हैं वो ज़राए जो आपके सामने रखने थे, जो पोजीशन आपके सामने रखनी थी। और वैसे भी ये मैं बता दूं, मेरे हाथ में एक कागज़ और है, ये बाकायदा पब्लिक हो चुकी है। अरशद शरीफ साहब ने और अदील राजा साहब ने मई 15 2021 को, लेकिन मेरे पास पूरी CMA मौजूद है 168 सफ़ों की। इस पर चंद सफ़े हैं जो बाकायदा वहाँ बताए गए हैं। ये वो है, मैं कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड पे अपना फर्स्ट पेज ये भी चल जाए ताकि आपको पता चल सके। तो ये हैं आपके सामने हालात और वाक़िअत रखना। अनवर मंसूर साहब ने जो बातें की हैं ये इस बात का सबूत है। यानी फ़ॉरेन रेमिटेंस में जो पैसा आया कहाँ से आया कोई सबूत नहीं दे सके। और ये बच्चों के एक्सपेंडिचर के लिए भेजा गया था 2003 से 2013 में। प्रॉपर्टी 2013 में ख़रीदी गई, तो बच्चों के फिर आगे जिक्र किया गया बच्चों के जो खर्च अखराजात किए गए वो कैसे, वो अलहदा प्रोब होना चाहिए अगर इससे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। लेकिन इतने साल में प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे तो नहीं सेविंग होती रही ना यहाँ, तो वो भी साबित करना है कि अगर फ़ॉरेन रेमिटेंस में बाहर गई हैं तो इकट्ठा पैसा कहाँ पड़ा था और किस तरह वो सारा प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। ये भी किसी वक्त में रिव्यू हो सकता है ना, नेशनल क्राइम एजेंसी इस मामले को अपने तय देखे। फिर इसी तरह जो जॉइंट अकाउंट था मिसेस सरीना और जस्टिस काजी फाइसा के बारे में, उसने भी कहा कि वो भी अलहदा प्रोब होगा। ये आपके सामने चंद हकाइक रख दी हैं, तफसील इस पर फिर किसी वक्त बात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।